हे गाइज वेलकम बैक। तो इससे पिछले वाले क्लास में मैंने अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताया था, जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। अब उन्हीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं यूज करूँगा और अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला निकालूंगा और वो फार्मूला हमें ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस वैल्यू पे डिपेंड करती है और किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आएगा एक पॉइंट चार्ज, उसके बाद एक आएगा लाइन चार्ज, एक प्लेन शीट, एक स्फेयर, इस तरह के बहुत सारे आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आएंगे। तो सभी के लिए हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आज के क्लास में जो हम करेंगे वो हम लोग करने वाले एक पॉइंट चार्ज के कारण, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज जो होता है वो एक सबसे बेसिक चीज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ होता है। पॉइंट चार्ज के कारण से ही उसी को हम यूज़ करके हम आगे सब चीज़ डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत निकालेंगे कि एक पॉइंट चार्ज है और वो अपने चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसके कारण किसी पॉइंट पर कितना उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत है, वो चीज़ हम निकालेंगे। तो वही आज का हमारा हेडिंग है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज माना है, एक पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज को मैं हमेशा क्यू से डिनोट करूँगा, कैपिटल क्यू से, बड़ा क्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ पे एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है इसका ताकत यहाँ पे कितना है वो निकालना चाहता हूँ मैं। क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे ला के रखूँगा तो वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो निकालना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ना एक छोटा सा डायग्राम बनाया है और वहाँ यहाँ पे जो भी मैंने बनाया है उस सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है जिसको मैं सोर्स चार्ज बोल रहा हूँ और इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया है, एक पॉइंट माना है P, जिस पर एक मैंने टेस्ट चार्ज ला के रखा है स्मॉल q, और पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट P के बीच की जो दूरी है वो R है और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो पिछले अगर आप 2-3 लेक्चर पीछे जाइएगा तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पहला लेक्चर होगा उसमें मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का। तो वहाँ पे मैंने बताया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू जो होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय Q, यानी टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। टेस्ट चार्ज तो हमको पता है जो ला के हम रख रहे हैं यहाँ पे, हमको फोर्स चाहिए कि दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। अब ये चीज़ कौन देगा, ये फोर्स कौन बताएगा। तो अभी तक हम जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं अभी तक, उसमें हमें एक ही फार्मूला हमें पता है जो है कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ का वो फार्मूला बताता है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। और वो क्या होता है, तो कूलम्ब्स लॉ, वी नो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, ये फार्मूला आता है कूलम्ब्स लॉ का, और ये हमने पढ़ा है सेकेंड या थर्ड लेक्चर में कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसके कारण कितना फोर्स निकलता है। तो ये फोर्स होता है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये E इज इक्वल टू फोर्स बाय Q, यानी फोर्स अपॉन Q। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोर्स को उठाकर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। उसके बाद देखिए जो वैल्यू आता है वही हो जाएगा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यानी वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये फोर्स का वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा Q बाय R स्क्वायर नीचे, और ये पहले से Q था, तो ये Q से ये Q कट गया। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो
फॉर्मूला आता है वो आता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यही हमारा फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो वो क्या करेंगे, ये सारा वर्ड्स को लिखेंगे और इस तरह से ये पूरा लिखेंगे, और ये फॉर्मूला निकालने के बाद यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यही क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। क्योंकि देखिए एक सिंपल पॉइंट चार्जर तो उसका जो फॉर्मूला निकलता है वो सिंपल 2 स्टेप में निकल जाता है, और हमने यहाँ 2 स्टेप में ये निकाल भी लिया। तो ये फॉर्मूला आया। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये फार्मूला हमें क्या क्या बता रहा है। इस फार्मूला को हम एनालिसिस करना चाहते हैं कि ये फार्मूला इस फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। तो उस फॉर्मूले को मैं फिर से लिख रहा हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था, एक पॉइंट चार्ज के करना, और वो आया था E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखिए ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, अगर आप डायरेक्शन फॉर्म में लिखिएगा तो E इज इक्वल टू यहाँ पे एक वेक्टर का साइन लगा देना है और सिर्फ के क्यू बाय आर स्क्वायर वही चीज़ लिखना है, और यहाँ पे सिर्फ एक यूनिट वेक्टर लगा देना है आर कैप, यानी ये जो है आर की डिस्टेंस यहाँ, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो इस पर जो फोर्स लगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, किसी टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाता है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, बाहर की ओर भेजेगा। तो इस पर जो डायरेक्शन ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन लगेगा वो इधर रहेगा। और हम ये जानते भी हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो उसका डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, और जो नेगेटिव चार्ज के कारण बनती है वो अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही आर कैप है, यानी आर के यानी रेडियस यानी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, उसी की दिशा में ये डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा है मैग्नीट्यूड फॉर्म में और ये हमारा है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, आपको जो जिसमें लिखना है वो लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अगर नज़रिए से देखें तो आपको ये फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है। आपको वो फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा वो मैं आप बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में 3 चीज़ हमें मिल रहा है। ठीक है, पहला के जो कांस्टेंट है, दूसरा है सोर्स चार्ज ये वाला चार्ज, और आर यानी ये दोनों के बीच का दूरी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे तो कोई चीज़ क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती है, तो इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये तो इसका वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹ वो तो फिक्स रहेगा, वो बदलने वाला है नहीं। तो पहला जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा सोर्स चार्ज पर, और दूसरा जो डिपेंड करेगा, क्योंकि इसको छोड़ के अब 2 ही क्वांटिटी बची है ना, तो जो दूसरा डिपेंड करेगा वो बचेगा 1/r² पर। तो अब बारी बारी से दोनों को समझते हैं। देखिए पहला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है सोर्स चार्ज पे, और कैसा डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली डिपेंड करना है यानी लीनियरली डिपेंड कर रहा है। और आपको ये पता होगा कि लीनियरली डिपेंड करने वाली क्वांटिटी क्या होती है, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, और दूसरी क्वांटिटी और पहली क्वांटिटी अगर घटती है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होती है, घटती है। ये होती है लीनियरली डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर मैं क्यू का वैल्यू बढ़ा दूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसी तरह क्यू का वैल्यू कम कर दूँ तो ई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लीनियरली डिपेंड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब मान लीजिए बहुत सारे बुक में क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिया गया है आर का फंक्शन, मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डिपेंड कर रहा है आर पे, यानी डिस्टेंस पे, क्यू पर नहीं। क्योंकि वो ऐसे मान के चलते हैं कि क्यू जो जो हमने क्यू लिया शुरू में वो तो फिक्स है, वो तो चेंज होने वाला है नहीं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा जाता है कि वो आर का फंक्शन लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आर पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मानना है कि क्या इस चार्ज को भी तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना। अगर मैं यहाँ पे भी 5 कूलम का चार्ज ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 10 कूलम का भी चार्ज ले सकता हूँ, इसको तो मैं चेंज कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बुक में जो दिया वो सही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वो पहला। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और, आप इस फॉर्मूले में देख पा रहे होंगे, इस फॉर्मूले में ये टेस्ट चार्ज जो है कहीं नहीं है। जिस चार्ज को मैं इस पॉइंट में ला के रख रहा हूँ टेस्ट करने के लिए कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो टेस्ट चार्ज यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है। इससे ये साफ पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इसका ताकत कितना होगा, ये इस टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये टेस्ट चार्ज आप बढ़ाते जाइए, पहले आप 10 कूलम का लाए थे, अब 20 कूलम का लाइए, 100 कूलम का लाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जितना ताकत था इस पॉइंट पर उतना ही लगेगा। आप अगर 1000 कूलम का चार्ज ला रहे हैं तो उतना ही फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे जितना ये 10 कूलम चार्ज पे लगा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है आर पर। आर क्या है, ये दूरी है दोनों के बीच का, सोर्स चार्ज और वो पॉइंट पी जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, दोनों के बीच का दूरी है आर। और कैसा डिपेंड कर रहा है, तो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। और दूरी पर, स्क्वायर पर, सिर्फ दूरी पर नहीं, यहाँ पे देखिए सोर्स चार्ज सिर्फ उसकी पावर 1 पर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। इसका मतलब क्या था, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आती है। देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, देखिए इन्वर्सली डिपेंडेंसी भी आपको पता होगा कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, घटती है। इसी तरह अगर पहली क्वांटिटी अगर घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी, ये होती है इन्वर्सली डिपेंडेंसी, और ये आप जानते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिपेंड कर रहा है दूरी पर, और ये स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और उल्टा डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि अगर ये चार्ज मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे माना था, और इस पॉइंट को मैं डबल कर दूँ, इसको, ये डिस्टेंस को मैं डबल कर दूँ, यानी ये जो दूरी है वो क्या कर दूँ, मैं डबल कर दूँ, तो उसका स्क्वायर होकर 4 टाइम्स हो जाएगा। अब 4 टाइम्स चेंज होगा तो कैसा चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो ये बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली डिपेंड है। तो अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था शुरू में, ठीक है, तो बाद में जो ई न्यू बनेगा वो क्या होगा, ई नॉट जो शुरू में था उसका 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर शुरू में, अगर ये मान लीजिए ये 2 मीटर का डिस्टेंस था और शुरू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था वो 10 न्यूटन पर कूलम का बन रहा था, इतना वैल्यू का बन रहा था। और अगर अब मैं डिस्टेंस कितना कर दिया, मैंने 2 मीटर से 4 मीटर कर दिया, ये डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो जो 10 न्यूटन पर कूलम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था अब वो 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। यानी 10 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी 2 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। यानी इस पॉइंट को बढ़ाने पर, डबल करने पर, अब इसी पॉइंट पर, इसी फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या गया, 4 गुना कम हो गया। इससे ये पता चलती है कि सेंटर से जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताकत होता है वो कम होता जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे बहुत साल पहले क्या होता था, 20-25 साल 30 साल पहले, हर एक एरिया का एक गुंडा रहता था या फिर भाई रहता था जिसका उस शहर पे, उस एरिया पे एक दबदबा बना रहता था। तो जैसे जैसे आप उसके एरिया की ओर जाते थे तो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता था, मतलब उसका जो दबाव है बढ़ता जाता था। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते थे उसका जो थोड़ा प्रभाव होता था वो कम दिखने लगता था कि उसका उतना प्रभाव है नहीं, बहुत दूर है तो उतना प्रभाव है नहीं। सेम इसी तरह यहाँ पे है कि अगर चार्ज के नज़दीक रहेंगे
तो सबसे ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक चार्ज को रख देता हूँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को रख देता हूँ, सट के उसको खींच लेगा, इतना पावर उसके पास आ जाएगा कि इतना इलेक्ट्रिक, क्योंकि दूरी कम है और उसका स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो उसको सट से खींच लेगा। लेकिन अगर यही चार्ज को जो मैं यहाँ रखा हूँ, इस चार्ज को यहाँ रखा हूँ, इसको मैं यहाँ कर दूँ, पूरा बॉर्डर में कर दूँ, तो दूरी क्या होगी, दूरी जो है बढ़ गई। तो बढ़ने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो यहाँ पे इसका ताकत क्या होगा, कम होगा, तो उसको धीरे धीरे खींचेगा। ये जो चार्ज यहाँ पे उसको धीरे धीरे खींचेगा, ये वाला चार्ज, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एनालिसिस, ठीक है। तो अगर हम 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो 4 गुना कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और 2 गुना कम कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, नहीं 2 गुना कम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली डिपेंड है। तो अगर मैं आर को क्या कर रहा हूँ, अगर मैं आर को बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है ना। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि जितना टाइम्स हम इसको बढ़ाएंगे ना, उसका स्क्वायर कर दीजिए, उतना ही टाइम्स ये क्वांटिटी क्या होगी, चेंज होगी। अगर 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो 4 गुना कम हो जाएगा, 3 गुना बढ़ा रहे तो 9 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना बढ़ा रहे 2 मीटर था, अब हम उसको कर दिए कितना, 4 गुना 8 मीटर कर दिए, तो उसका अब स्क्वायर कर दीजिए, 64 गुना ये कम हो जाएगा। यानी बहुत तेज़ी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत यहाँ पे ज़्यादा था, जैसे ही यहाँ पे किए ना तो थोड़ा सा कम होना चाहिए ना, लेकिन थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पे क्या था, पावर 1 पे से डिपेंड कर रहा है कि जिस रेट से हम इलेक्ट्रिक ये सोर्स चार्ज का वैल्यू को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उसी तरह से उसी रेट से चेंज होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, जिस रेट से आप आर को बढ़ाएंगे ना उसका डबल कर दीजिए, उसका स्क्वायर करके उस रेट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम या बेसी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो इसी टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। वहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि एक पॉइंट चार्ज के कारण कि जो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होता है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये सिंपल चीज़ है, ये नहीं पूछा जाता है। यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कि आप बोर्ड एग्जाम में भी ये आता होगा एक्सप्रेशन, क्योंकि 2 लाइन में बन जाता है, तो अगर आता भी होगा तो 1-2 नंबर का आता होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि वहाँ पे दे दिया कि लेटेस्ट कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर डिस्टेंस, देन इफ वी डबल द डिस्टेंस देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा, या फिर 3 टाइम्स बढ़ेगा, 3 टाइम्स घटेगा। इसी तरह आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको सही से कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप सही से आंसर करके आओगे और आप सारे क्वेश्चंस बना के आओगे। और ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, जब आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप साइंस प्रोजेक्ट करते हो और साइंस प्रोजेक्ट में आपको बोला जाता है कि मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाना है, कि हमको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई मशीन बना रहे हैं, वहाँ पे हमको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़रूरत पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे वो आपको नहीं बताने वाला है। जो प्रोजेक्ट आपको दिया कि आप यहाँ पे क्यू का वैल्यू बढ़ा दीजिए, सोर्स चार्ज का वैल्यू बढ़ा दीजिए, या फिर डिस्टेंस को कम कर दीजिए, वो आपको खुद से करना होगा। और जब आप ध्यान से सही से पढ़े नहीं रहे होंगे तो आपको दिक्कत होगी, वहाँ पे आपके पुराने कर्म दुख देंगे। तो वहाँ पे आपको अगर बोल दिया गया कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत बढ़ाना है, तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास 2 ऑप्शन है। या फिर आप क्या कीजिए, चार्ज को बदल दीजिए, जो पहले कम वैल्यू का चार्ज था, सोर्स चार्ज था, उसका ज़्यादा वैल्यू ले आइए, या फिर डिस्टेंस को कम कर दीजिए। उस पॉइंट को जहाँ पे आप बढ़ाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो डिस्टेंस कम कर दीजिए, चार्ज को इसी चार्ज को क्या कीजिए, ले जाइए पास में, बढ़ा जाए। आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्टेंस कम करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और कितने टाइम से स्ट्रॉन्ग होगा ये आपको तो यहाँ से पता चल ही जा रहा है। तो ये होती है कॉन्सेप्ट। और फिजिक्स में हमें यही चीज़ें करनी होती है। फिजिक्स में हम जो भी प्रिंसिपल्स या फिर जो भी साइंस के थ्योरीज हम पढ़ते हैं,
उसको हमें डेली लाइफ में यूज़ करना होता है और हमें अपनी जीवन को, अपने लाइफ को आसान करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स को पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लिए बस हो गया, जॉब कर रहे, नहीं। फिर ये तो आप हर कोई दूसरा सब्जेक्ट से भी कर सकते हो। बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में आप पढ़ते हो डेबिट क्रेडिट, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हो जिसको आप अप्लाई करते हो बस। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में आपको उस चीज़ को अप्लाई करके नया चीज़ करना है, आपको अपने जीवन को आसान करना है, ठीक ना। पहले क्या होता था, लोग बात नहीं कर पाते थे क्योंकि फ़ोन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो चिट्ठी पहुंचाया जाता था, लोग खुद से जाते थे संदेश देने के लिए। अब क्या हुआ, फिजिक्स डेवलप हुई, फ़ोन, स्मार्टफोन बना, फीचर फ़ोन बना, तो अब हम क्या करते हैं, बस एक नंबर डायल करते हैं, तुरंत वो मैसेज पहुंचा देते हैं। तो ये क्या किया हमने, साइंस के प्रिंसिपल को यूज किया, उससे एक डिवाइस बनाया, स्मार्टफोन बनाया, और उस स्मार्टफोन से भी हम कितना काम करते हैं वो आप सबको पता है। तो ये होती है फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स को हमें ऐसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को एक सही तरीके से समझना है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ 1 पॉइंट चार्ज के कारण। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज हो, 3 पॉइंट चार्ज हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 10,000 हो, n पॉइंट चार्ज है, तब क्या होगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर हम निकालें तो वहाँ पे फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है वो आपको पता होगा। जब मैं फोर्स पढ़ा रहा था, यानी कूलम्ब्स लॉ पढ़ा रहा था, उस टाइम जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स के लिए जो मैंने बताया था, सेम यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक। थोड़ा सर्दी हो गया तो थोड़ा बोलने में अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ फुल एनर्जी के साथ पढ़ाने का। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वहाँ पे हम फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, 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 और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है, P पॉइंट है। तो अब हमें क्या करना है, सारे चार्जेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि ये अलग अलग चार्ज जो है कितने, सारे चार्ज के कारण यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है। सेम प्रोसीजर है, सबको भूल जाइए, एक को याद कीजिए। मान लीजिए ये है Q1 सोर्स चार्ज है, तो मैं इसको Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो सारे चार्जेस को भूल जाइए, एक Q1 को लीजिए, इसके बीच का दूरी आप पता कर लीजिए। मान लीजिए इसके बीच का दूरी है R1। तो आप इसको भूल जाएंगे तो आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, एक पॉइंट चार्ज और एक पॉइंट। इससे पहले जो हमने किया था वही चीज़ था कि एक पॉइंट चार्ज था, एक पॉइंट था, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट है तो इस पर एक फोर्स लगेगा। और हमने निकाला था, क्या निकाला था, वो आया था E1, इसको हम बोलेंगे Q1 क्या रहता है, तो E1 आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और बनेगा KQ1/R1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो R1 का स्क्वायर। अब इसी तरह ये Q1 के कारण ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाएगा, ये अपना फोर्स इस पर लगाएगा। सेम इसी तरह ये Q2 भी करेगा। Q2 का डिस्टेंस मान लीजिए R2 है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे बनाएगा और ये बनाएगा E2, और ये बनेगा क्या, Q2 के कारण बन रहा था, Q2 हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या R2 है तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी तरह क्या होगा, Q3 के कारण होगा R3, इसी तरह R4 के कारण, Q4 के कारण Q4, इसी तरह Q5 के कारण भी होगा, ठीक है। तो इसी तरह बनेगा E3 KQ3/R3 का स्क्वायर, और इसी तरह चलते जाएगा। अब मान लीजिए n चार्ज है तो nth चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो EN =
क्यू एन बाय आर एन का स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है जो एन एच चार्ज है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दोनों की भी कुछ डिस्टेंस होगा, और ये मान लीजिए आर एन है, तो ये भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा यहाँ पे। तो ये सारे चार्ज अपना अपना इंडिविजुअल खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर बनाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो आएगा वो सबका सम आएगा, सबको जोड़ देंगे। और कैसा जोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का सम करेंगे, यानी वेक्टर के रूल्स के अनुसार एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 + 3 कर दिए 7 आ गया, वैसा करना है, पर डायरेक्शन को भी लेके जोड़ना होगा। वेक्टर में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्शन को भी लेके जोड़ते हैं ना, स्केलर में सिर्फ नंबर को जोड़ देते हैं, वेक्टर में क्या करते हैं, दोनों जोड़ते हैं। तो वैसे ही करना होगा। और इसको आप फिजिकली से समझिए कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभाव नहीं देगा। वो मैंने समझाया था जब फोर्स के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बता रहा था कि एक लड़का गया, एक लड़के को चाटा मारा, दूसरा गया दूसरा चाटा मारा, तीसरा गया तीसरा चाटा मारा, सब अपना अपना चाटा मार के आ गया, ये नहीं कि सब एक बार मिल के मारा। तो इसी तरह सब अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो सबका कॉम्बाइंड इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा। जिस तरह सबका एक एक चाटा पड़ रहा है उसके गाल में, तो सबका कॉम्बाइंड इफेक्ट दिख रहा है उसके गाल में, लाल ज़्यादा हो जाता है उसका गाल। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ज़्यादा बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सबका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। और हाँ, किसी किसी का कारण कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि दूरी ज़्यादा, इसका Q2 का डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगा यहाँ पे, इसका कम है तो इसका ज़्यादा बनेगा। तो डिस्टेंस के अनुसार और वैल्यू के अनुसार, इस Q1 Q2 का वैल्यू क्या, उसके अनुसार यहाँ पे इसका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए ये Q1 कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम बनेगा। मान लीजिए ये Q2 तो डिस्टेंस ज़्यादा है, पर ये Q2 का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो भाई इसका कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। तो इस तरह से अपना अपना सब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो मैं लिख रहा हूँ आपको। तो वो देखिए, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ई नेट जो आएगा वो आगे डायरेक्शन के साथ हम लोग लिख रहे हैं, सबको सम कर दीजिए, और वेक्टर सम E1 + E2 + E3 प्लस डॉट 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 प्लस EN। ठीक है, यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 3-4 चार्ज दे दिए जाएंगे और बोलेगा कि सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और उसका डायरेक्शन भी आपको बताना होगा। तो जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता अच्छा से चलेगी, उस टाइम वहाँ पे आप निकाल पाएंगे। ठीक है, अब बोर्ड्स के लिए आप वर्ड्स कैसे लिखोगे, बोर्ड्स के बच्चे के लिए जो कैसे वर्ड्स लिखोगे, तो बस सिंपली आपको जिस तरह आप वर्ड्स लिखे थे फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला में, सेम आप इसी तरह यहाँ पे लिख दीजिए कि लेट अस कंसीडर ए चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 and their distances R1 R2 R3 and R4. So the net electric field at point P is this vector sum of all the electric field of all the individual electric field। इस तरह से आप बना के आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए वर्ड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाता, आपको बोर्ड्स में भी ये पूछा नहीं जाएगा। बस इसके कॉन्सेप्ट को आप इस्तेमाल करेंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आप करेंगे। आपको ये पूछा नहीं जाता है बोर्ड्स में कि आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिफाइन कीजिए। सो इसलिए मैं वर्ड्स नहीं लिखा रहा। जो चीज़ आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में आएंगे और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूरी है, वहाँ पे मैं वर्ड्स और एक्सप्लेन भी अच्छा से करूँगा और वर्ड्स को भी अच्छा से लिख दूँगा। इसलिए मैं यहाँ पे अच्छा नहीं लिखूँ। तो सिर्फ इसको आप समझिए और इसको आप आगे बढ़िए। हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस लेक्चर में हम यही तक रखते हैं।
अगले लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे एक डायपोल के कारण। एक डायपोल क्या होता है वो मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।